जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आ गया हूं इतिहास 12th क्लास का सेकंड चैप्टर का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 72 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत ही बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है 2009 से 2024 तक के बीच में पूछे गए प्रश्न में से भी है। ठीक है, तो आइए बिना विलंब करते हुए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और देखते रहिएगा। और एक बार क्या कीजिएगा, आप अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद दूसरी बार क्या कीजिएगा, आप अच्छे से तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसे एक बार दोबारा बढ़िया से एक बार और देख करके मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही है, कितना आप गलत है। आप पहले से याद किए होंगे या पहले से तैयारी किए होंगे इस चैप्टर का, तो अपने से मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, बिना विलंब करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे देखिए, चैप्टर का नाम हो गया हम लोग का, ठीक है, चैप्टर का नाम हो गया राजा, किसान और नगर। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। ठीक है, हिस्ट्री का। और देखिए, इससे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होने, हम यहाँ पर 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आइए एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु नदी और उसके उपनदियों को किनारे रहने वाले लोगों को द्वारा किस वेद की रचना की गई थी। मतलब उस सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों किस वेद की रचना की थी, याद रखिए ऋग्वेद। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ये कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वैदिक सभ्यता का शुरुआत किसने की थी। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा आर्यों ने की थी। किसने किया था, आर्यों ने किया था। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और उसके पतन का कारण देख रहे थे, अगर नहीं देखा है तो पतन का कारण देखिएगा, समझिएगा। वहां पर आपने पढ़ा होगा जरूर कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ था। तो उसमें विदेशी आक्रमण थे, उसमें क्या कहते हैं, उसमें भूकंप होगा, उसमें तूफान होगा, आंधी होगा, बाढ़, सब कुछ थे। ठीक है, लेकिन उसमें आर्य भी आए थे, याद रखिएगा, आर्य भी आए थे और उनके आने से ही हड़प्पा पर भी खतरा हुआ था। ठीक है, तो उसी समय आर्यों का आगमन हुआ था। याद रखिए, वैदिक सभ्यता की शुरुआत किसने की थी, आर्य ने। वैदिक मतलब कि मंत्र वंत्र, पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह किसने शुरू किया था, इन्होंने ही शुरू किया था। यानी हमारे जो पंडित जी, आज हम लोग बोलते हैं ना पंडित जी है, पंडित जी है, तो ये इनके जो पूर्वज सबसे शुरुआत जिन्होंने किया था वो आर्यों ने ही किया था। ठीक है, चलिए, वो पंडित ये दूसरे टाइप से। ठीक है, अब कि वेदों की संख्या कितनी है, भी पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिए 4। कितने होते हैं वेद, 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर हमारा कह रहा है क्वेश्चन, 5 नंबर कह रहा है कि कर्नाटक, दक्कन पठार तथा उत्तर भारत में किस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती है। तो याद रखिए, कृषि, खेती करती हुई बस्तियां देखने को मिलती है। कैसी, खेती करती हुई बस्तियां हमें देखने को मिलती है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्कन क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में किस प्रकार की बस्तियां देखने को मिली थी। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में। अब देखिए, दक्कन के क्षेत्र में और दक्षिण भारत के क्षेत्र में कैसे मिली थी, तो चरवाहा बस्तियां देखने को मिली थी। कैसी बस्तियां मिली थी, चरवाहा बस्तियां देखने को हमें मिली थी। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न के देखते हैं, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेख के जो अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा अभिलेख शास्त्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, ज्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि जेम्स प्रिसेम्स किस कंपनी के अधिकारी थे। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। किस कंपनी के थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। जेम्स प्रिसेम्स किसके थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक और बात बता दूं, जेम्स प्रिसेम्स जो थे ना, वही पहले व्यक्ति थे जिसने क्या बोलते हैं, अशोक के अभिलेख पढ़े थे। ठीक है, अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिसेम्स ने। किसने, जेम्स प्रिसेम्स ने। ठीक है, जेम्स प्रिसेम्स ने। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महापाषाण क्या है। तो महापाषाण क्या, एक तरह का पत्थर है। ठीक है, महापाषाण क्या है, एक तरह का पत्थर है। ठीक है, चलिए पत्थर का युग था। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि अधिकांश अभिलेख तथा सिक्कों पर कौन सा शब्द
अंकित किया गया था? अधिकांश अभिलेख तथा सिक्कों पर कौन सा शब्द अंकित किया गया था? तो याद रखिएगा प्रियदर्शी या पियस 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 प्रियदर्शी, ठीक है, ये किया गया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर कह रहा है कि प्रियदर्शी को अर्थ क्या होता है? प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा मनोहर मुख आकृति वाला राजा, मनोहर मुख आकृति वाला राजा यानी सुंदर राजा। ठीक है, यानी सुंदर राजा। ठीक, लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे 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 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देवान प्रिय का अर्थ क्या होता है? तो देवताओं का प्रिय। क्या होता है? देवताओं का प्रिय। ठीक है, 14 नंबर कह रहा है कि किस धर्म ग्रंथ में अशोक में सबसे प्रसिद्ध शासक कहा गया है? तो किस धर्म ग्रंथ में अशोक को सबसे, तो बौद्ध धर्म में कहा गया है। किस में कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में कहा गया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर कह रहा है कि जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? याद रखिए बौद्ध और जैन धर्म में टोटल 16 महाजनपदों का मिलता है। कितना? 16। कितने? 16। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो याद रखिएगा मगध। कौन था? मगध। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना था 16 महाजनपदों में, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समूह शासन को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा समूह शासन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा ओलिगार्की। ओलिगार्की, ठीक है, ओलिगार्की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्या कह रहा है कि समूह के प्रत्येक शासन को सदस्य क्या कहे जाते थे? क्या कहे जाते थे? समूह के प्रत्येक शासन को क्या कहा जाता था? राजा को कहा जाता था। किसके? सदस्य को क्या कहा जाते थे? तो राजा को कहा जाता था। ठीक है, 19 नंबर कहा जाता है कि वज्जी तथा मल में महाजनपद शासन का रूप क्या था? यानी वज्जी तथा मल में महाजनपद शासन का रूप क्या था? तो क्या था? तो समूह या ओलिगार्की शासन। ओलिगार्की शासन। ठीक है, चलिए 20 नंबर कह रहा है कि धर्मशास्त्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा जो धर्मशास्त्र की रचना जिसने किया था वो याद ब्राह्मणों ने किया था। कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के करीब। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्मशास्त्र की रचना किस भाषा में की गई है? धर्मशास्त्र की जो रचना की गई है वो किस भाषा में की गई है? याद रखिएगा संस्कृत में। किस में की गई है? संस्कृत में की गई है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मशास्त्र के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो याद रखिए 4। कितने भागों में विभक्त था? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक अपवाद में चंडाल भी आते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप क्या था? यही था स्वर्ण, वही था, क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं उसका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही हो गया। शूद्र मतलब जिसको अशुद्ध की भावना से रखा जाता है, ब्राह्मण ही हो गए। ठीक है, स्वर्ण यानी ब्राह्मण ही होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपके ब्राह्मण ही होंगे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अशुद्ध या शूद्र मतलब किसी को छुआ नहीं जा सकते। 24 नंबर का मौर्य वंश के प्रथम शासक का नाम क्या था? याद रखिएगा मौर्य वंश का जो प्रथम शासक थे उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार नाम था। क्या नाम था? बिंदुसार। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र का नाम क्या था? पौत्र मतलब पोता। पोता का नाम क्या था? ठीक है, यानी बिंदुसार के बेटा का नाम क्या था? यानी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। तो ये इसका तब क्या हो गए? ये इसका क्या हो जाएगा? पोत्र हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ठीक है, तो पोत्र का नाम क्या था? अशोक। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। देखिएगा कौन थे? तो मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। याद रखिएगा मेगास्थनीज थे। ठीक है, उसका 28 नंबर कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो याद रखिएगा कलिंग का वर्तमान युद्ध पड़ता है जो 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक। 29 नंबर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिए कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, वही इन्हीं का उपनाम था। ये सारे एक दूसरे के नाम थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब बोला 30 नंबर बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त या वही कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शासन कर ये आया था। और ये यूनानी व्यक्ति था। ये कहां से आया था? यूनान का था। ठीक है, और किसने भेजा था इसे? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग का, 32वां प्रश्न कह रहा है कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, तो कलिंग युद्ध के बाद उसका दिल परिवर्तन हो गया था। ठीक है, जो 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध लड़ा, उस युद्ध के बाद उसका दिल परिवर्तन हो गया था, उसने धर्म को अपना लिया था। धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो अशोक ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट ही, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुझे यहाँ से जितने भी इधर क्वेश्चन दिखे ना, 4 5 गो 7 गो, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर कि धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक किसको नियुक्त करता था, याद रखिए धर्म महात्मा को, धर्म महात्मा को। ठीक है, और बोला है कि 35 में जो भूमि ब्राह्मण को दान में दिया जाता था उसे क्या कहते थे हम लोग, अग्रहार कहते थे। उसे क्या कहते हैं, अग्रहार कहते थे। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हम लोग का, 36 नंबर कह रहा है कि सुरवांगिरी का अर्थ क्या होता है, तो यह सोने का पहाड़ क्या होता है, सोने का पहाड़। ठीक है, अगला बड़ा है 37 नंबर, जैन धर्म में किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन धर्म में किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो भगवती सूत्र। किसमें, भगवती सूत्र। ठीक है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद उल्लेख है, तो अंगुत्तर निकाय। किसमें, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, 39 नंबर कि मथुरा में किस भगवान का नाम जुड़ा था, मथुरा से किस भगवान का नाम जुड़ा था, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण भगवान का। किसका, श्री कृष्ण भगवान का। ठीक है, आगे बोल रहा है 40 नंबर, कनिष्क का शासन कब बने, मतलब कनिष्क शासक कब बने थे, तो 78 एडी में। कब, 78 एडी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मगध के प्रथम शासक कौन थे, तो बृहदर्थ थे। ठीक है, नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो नंद वंश के प्रथम शासक महानंद, महापदम नंद थे। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो घनानंद। कौन थे, घनानंद। कौन थे, घनानंद। ठीक है, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीते, उसके बाद से मौर्य वंश की स्थापना कर दी। 44 नंबर है कि मगध की राजधानी राजगीर को हटाकर पाटलिपुत्र किसने किया था, तो याद रखिएगा उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि उदयन ने पाटलिपुत्र का नगर का विकास किन नदियों के संगम पर किया था, तो याद रखिएगा गंगा सोन नदियों के संगम पर किया था। किसमें, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर किया था। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था। ये बोला जा रहा है कि 46 में अशोक का शासनकाल क्या था, अशोक का शासनकाल क्या था, तो अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। अब कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। ठीक है, 48 नंबर बोल रहा है कि कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो 13वां शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें, 13वां। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 49 में कुषाण वंश के महानतम शासक कौन थे, तो याद रखिए कनिष्क। और इन्हीं के शासन में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। ठीक है, अगला बोला जा रहा है, 50 नंबर, ध्यान दीजिएगा 50 नंबर क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 50वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50वां कह रहा है कि कुषाण वंश के शासक अपने आप को किसका पुत्र कहते, किसके तुल्य मानते थे, तो देव तुल्य मानते थे। किसको मानते थे, कुषाण वंश के शासक अपने आप को क्या मानते थे, देव के तुल्य, मतलब देव जितना मानते थे, भगवान इतना अपने आप को मानते थे। 51 नंबर, चीनी शासक अपने आप को किसका पुत्र कहते थे, स्वर्ग का पुत्र कहते थे। किसका, स्वर्ग का पुत्र कहते थे। गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। ठीक है, गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, श्री गुप्त थे। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि श्री गुप्त के पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखिए श्री गुप्त का जो बेटा था वो था घटोत्कच। उसके बेटे का नाम क्या था, घटोत्कच नाम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे, तो याद रखिए समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में नाम आता है तो समुद्रगुप्त का नाम आता है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। ये बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 56 नंबर, मनुस्मृति किसकी रचना है, मनु की। ठीक है, आगे 57 नंबर की मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है, विधिवत ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, मतलब विधि ग्रंथ है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 58 नंबर के घर के मुखिया को क्या कहा जाता है, गृहपति। क्या कहते हैं, गृहपति। क्या कहते हैं, गृहपति। चलिए
आगे चलते हैं। अगला क्या आ जाए 59। ग्राम प्रधान के पद को क्या होता था, तो वंशानुगत होता था। ग्राम प्रधान का जो पद होता था उसके बाद उसके वंश वंश के अनुसार चलता था। वंश, मेरा मैं मर गया तो मेरा बेटा, मेरा बढ़ गया तो वो ऐसे खानदान चलाता। 60 नंबर हर्षवर्धन की जीवन हर्षचरित किसने लिखी थी, तो ब्राह्मण भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, ब्राह्मण भट्ट। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे, याद रखिए हर्षवर्धन जो शासक थे कन्नौज के शासक थे। ठीक है, इन्होंने पहले थानेश्वर अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, लेकिन अपनी बहन के मतलब अपनी बहन को सब बहन के पति को मार दिया गया, बहन इधर उधर चली गई, फिर बहन को लाया है हर्षवर्धन, और फिर जाकर के उन्होंने अपने जब देखा कि नहीं संभालने वाला कोई है कन्नौज को, तो इन्होंने अपनी कन्नौज भी क्या कर ली, राजधानी बना ली थी। तो अपनी कन्नौज को राजधानी बनाया था। ठीक है, 62 नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, तो प्रभावती गुप्त। कौन थी, प्रभावती गुप्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीसा का सिक्का किस वंश से शुरू किया गया था, तो याद रखिए सातवाहन वंश। कौन सा वंश, सातवाहन वंश। सोने का सिक्का वंश से लाया गया था, तो कुषाण वंश। ठीक है, 65 नंबर समुद्रगुप्त के राज कवि कौन थे, हरिसेन थे। कौन थे, हरिसेन थे। ठीक है, और इन्होंने ही वो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। याद रखिए इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है अपने राजा की व्याख्या करना, प्रशंसा करना। ठीक है, उसके लिए एक अभिलेख लिख देना। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की। किसकी रचना थी, विशाख दत्त की। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की है। ठीक है, चलिए 68 तक हो गया। आगे चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जानता है, तो गुप्त काल। और 70 नंबर बोला कि फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के। 71 नंबर जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जनपद का शाब्दिक जहां लोग अपना घर बनाते हैं, मतलब जहां जहां लोग अपना घर बना करके लोग रहना शुरू कर देते हैं, जहां इकट्ठा ढेर लोग रहना शुरू करते हैं, अकेला नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से सारे के सारे आपके क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।